कि अभी थोड़ी देर पहले जो क्लास स्टार्ट हुआ था उसमें वीडियो नहीं आ रहा था। इसके चलते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। फिर से दोबारा जो है रीस्टार्ट किए हैं और मुझे उम्मीद है आप सबको अब दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए, आप सबको अब दिखाई पड़ रहा है। अरे स्टार्ट हो गया, फिर से देखो ना। दिखाई दे रहा है सभी को? वीडियो दिखाई दे रहा है? चलिए, अब चालू हो गया। थैंक यू। चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं, फिर से आपको पीछे का समझा देते हैं। देखिए, टेस्ट जो क्वेश्चन लिए थे उसका सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर वन है फंडामेंटल पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। विद्युत चुंबकीय तरंग का मूलभूत कण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मूलभूत कण फोटोन होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मूलभूत कण फोटोन होता है, क्योंकि फोटोन की जो ऊर्जा है वही विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊर्जा के बराबर होती है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग का मूलभूत कण क्या होगा? फोटोन होगा। दो नंबर दो नंबर है अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिचेस्ट इन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में चारों ओर सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी गर्म हो जाती है। और जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो गर्म जो उष्मा है वो कौन देता है? अपरक तरंग, इंफ्रारेड। इसलिए इसका जवाब होगा बी नंबर। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 10 में पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू। मैक्सवेल की अवधारणा के अनुसार परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र देता है। देखिए, जब विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स एक्सिस में चल रहा हो तो चुंबक विद्युत क्षेत्र होता है वाई एक्सिस में और चुंबकीय क्षेत्र होता है जेड एक्सिस में। अगर विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील हो तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील हो तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसलिए एक परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र क्या देगा? चुंबकीय क्षेत्र देगा। इसलिए इसका जवाब सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव फॉर वेवलेंथ 150 मीटर वेवलेंथ है, तो बताना है फ्रीक्वेंसी कितना होगा। फॉर्मूला पढ़ाए हैं, सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन लेमडा। एन इक्वल टू क्या होगा? सी बाय लेमडा। वैल्यू दोनों का पुट कर दिए, 10 पावर 6 आ गया। 2 इंटू 10 पावर 6 को क्या कहते हैं? मेगा। तो ये 2 मेगा हर्ज। तो याद रखना है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 मेगा हर्ज। और इसका जवाब कौन सा होगा? बी नंबर। तो इसका जवाब बी नंबर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र में विचलित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में कौन विचलित होता है? देखिए भाई, तो यहाँ पर है ए नंबर में एक्सरेज। एक्सरे तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होगा। गामा रेज ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैथोड रेज, इसका जो नेचर होता है कैथोड का नेचर क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव हो गया, ये तो विचलित होगा। और डी नंबर में है अल्ट्रावायलेट, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग विचलित नहीं होगा, लेकिन जिस पर पॉजिटिव है या निगेटिव है वो विचलित होगा। इसका जवाब क्या होगा? गामा। इसका जवाब होगा कैथोड रेज। तो इसका जवाब होगा सी नंबर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और जब इस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो यही जो है विचलित होगा। तो यहाँ पर अगर ये कैथोड रेज इस तरह से चल रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये जो है क्या होगा? विचलित होगा। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इसका जवाब क्या होगा? सी नंबर इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 नंबर में है द
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डोंट ट्रांसपोर्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या नहीं है। देखिए भाई, बहुत से स्टूडेंट इसका भी सही जवाब नहीं दे पाए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या नहीं है? एनर्जी, एनर्जी तो होगा ही। मोमेंटम, ये भी होता है। चार्ज, ये नहीं होता है। इंफॉर्मेशन, सूचना तो लेकर के जाता ही है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या नहीं होता है? इसमें होगा चार्ज। इसका जवाब होगा चार्ज, सी नंबर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसका जवाब होगा चार्ज। चार्ज, चार्ज जो है इज नॉट अवेलेबल, चार्ज इट इज नॉट अवेलेबल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि चार्ज जब वाइब्रेट कर जाता है तो तरंग उत्पन्न हो जाता है, वो चार्ज का रूप रहता नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में चार्ज नहीं होता है। आवाज कम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है नंबर 7। 7 नंबर 7 में है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ई एंड वेक्टर बी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन डायरेक्शन ऑफ। देखिए भाई, इसमें इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इधर होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, और इधर के कैप। इधर क्या होता है? के कैप। पता होगा जे क्रॉस के किसके बराबर होता है? आई का। तो वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के इक्वल टू क्या होता है? आई। तो यहाँ पर अगर ये वेक्टर सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर बी है, तो जिस प्रकार यूनिट वेक्टर जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप के बराबर होता है, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। इसमें कौन सा जवाब सही होगा? तो बी नंबर। बी नंबर इसका सही आंसर है। बी नंबर इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा आचरण समान है? सभी विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा आचरण समान है? तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा आचरण समान है, ये ध्यान देना है। तो देखिए, तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा आचरण समान है, इस पर ध्यान देना है। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, इसमें कौन सा नियम बराबर है, मतलब कौन सी चीजें बराबर है? ए नंबर तरंग दैर्घ्य, बी नंबर आवृत्ति, सी नंबर चाल, और डी नंबर इंटेंसिटी। देखिए, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है अलग अलग होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति भी अलग अलग होती है, लेकिन सभी का चाल बता चुके हैं पहले भी, चाल सभी का बराबर होता है। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल जो है बराबर होता है। जवाब होगा सी। और यहाँ पर स्पीड जो है, स्पीड फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समान क्या होता है? उसकी चाल होता है। आगे है हाउ आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय तरंग संबंधित है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग में आपस में जो संबंध होता है बताए थे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ही स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वल होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। क्लास में इसको प्रूव किए हैं, एक दिन लगा है इसको पूरा डिटेल से प्रूव किए हैं। देखिए,
तो यहाँ पर स्पीड ये हो गया c इक्वल टू हो गया ई नॉट बाय हो गया बी नॉट। तो बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय सी। अब इसमें से देखिए कौन सही है आपका, ए नंबर में है बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय सी, यही सही होगा। और बाकी तो नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका जवाब होगा ए नंबर। तो 9 नंबर का जवाब ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कहता है हु वाज द फर्स्ट टू गिव ए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रायोगिक विधि द्वारा सबसे पहले उत्पत्ति किसने किया। देखिए भाई, तो क्लास में एक एक 3 नंबर का ये चैप्टर है, सिलेबस में इसमें 3 नंबर है और अभी तक ये 11वां लेक्चर चल रहा है। एक एक चीज बहुत साफ साफ बताया गया है, फिर भी कुछ विद्यार्थी का आदत होता है कंफ्यूज होने का, बेवजह कंफ्यूज हो जाता है। बताए हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज 1865 ईस्वी में मैक्सवेल ने कंडेंसर के 2 प्लेटों के बीच किया, लेकिन वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं था, वो केवल सैद्धांतिक था। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ये भी बताए हैं हर्ज वैज्ञानिक ने किया था। और हर्ज वैज्ञानिक ने किया था, यहाँ पर जवाब है जेसी बोर्स, मार्कोनी, मैक्सवेल, हर्ज। तो इसका जवाब हर्ज होगा, क्लास में बताया गया है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है हर्ज होगा और ये होगा डी नंबर। तो यहाँ पर याद रखना चाहिए कि प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर्ज नहीं किया। उसका कौन सा प्रैक्टिकल था, कैसा फिगर था, सारा चीज पढ़ाए हैं क्लास में, एक एक चीज पढ़ाए। अब देखिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का जवाब हो गया। अब आगे इसमें स्टूडेंट का हम पहले 1 to 10 का इसमें नाम लेंगे और इसमें से 1 to 3 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए अब रिजल्ट और किसने कितना सही बनाया है ये तो अब अपना खुद मिलान कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो जवाब दिया है, वो लाइव चैट में अभी भी उस पर रिकॉर्ड है कि आपने क्या जवाब दिया है। तो अगर मान लीजिए कि ये 10 नंबर क्वेश्चन आप अपना चेक करना चाहते हैं तो आपको दिमाग में तो होगा ही, आपने जवाब देते समय ए बी सी क्या लिखा था और वो मिटाया तो नहीं जा सकता, उसमें ऑलरेडी अभी भी अंकित है और इसलिए डी नंबर सही। अगर किसी विद्यार्थी ने ए दे दिया तो उसका गलती हुआ निश्चित रूप से, जिसने डी दिया उसका सही हुआ। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन अपना जांच कर सकते हैं, उसमें अभी भी मौजूद है। अब देखिए इसमें से सबसे रिजल्ट जो है, रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जो रिजल्ट है ये दिया जा रहा है और इसमें पहला जवाब जो है, ये ज़्यादा जवाब देने वाले विद्यार्थी जिसका सही है वो है रोहित, रोहित ग्रेट। अब इसका नाम एक्चुअली क्या है ये तो कुछ आदमी अलग अलग तरह से अपना आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। किसी का देखिएगा डेंजर लिखा हुआ रहेगा अथी में, अब किसी का रहेगा लोकस, कुछ कुछ करके बना लेता है अपना आईडी फेसबुक पर या वो, उसमें तो जिस चीज़ से आप सर्च देंगे तो वही आपका सर्च कर लेगा गूगल, उसी नाम से वो आ जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए आप सब अपना जो नाम है उस नाम से आईडी बना करके जब तक ऑनलाइन क्लास का उसमें टेस्ट देंगे तो सही आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। जैसे देखिए अगले नंबर पर है प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है सत्यम राज, सत्यम राज। और फिर 4 नंबर पर है स्मृति, स्मृति कुमारी। 5 नंबर पर है प्रेम सिंह, प्रेम सिंह।
6 नंबर पर है मिथिलेश कुमार। 7 नंबर आनंद कुमार। 8 नंबर अंजलि कुमारी। 9 नंबर हसनैन जावेद। और 10 नंबर में है काजल कुमारी। देखिए भाई, तो ये 1 to 10 स्टूडेंट का जो है इस तरह से नाम है, और इसने जिसने सबसे ज़्यादा सही बनाया उस हिसाब से इसका यहाँ पे नाम है। अपना अपना आंसर आपने शायद चेक कर लिया होगा कि आपका कितना सही हुआ। और इस प्रकार से ये कोशिश करनी चाहिए कि 10 में 10 जवाब सही हो, और ये तभी होगा जब आप रेगुलर क्लास करेंगे और घर पर रूम पर अपना, जहाँ घर पर आप हैं वहाँ पर अगर डेली स्टडी करेंगे तो आप आराम से अच्छा नंबर उठा पाएंगे। और अगर इस तरह से नंबर लाते जाते हैं तो आप आराम से बोर्ड परीक्षा या कोई कंपटीशन परीक्षा, क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी से ना आएगा। अगर एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर का एक एक पॉइंट पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए। तो ये था रिजल्ट। आगे हम लोग बढ़ें अब, और अगला नंबर पर हम लोग अब चलते हैं आगे, क्लास पर आगे बढ़ते हैं। आप सभी स्टूडेंट जिसने की परीक्षा में भाग लिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन टेस्ट का हो सकता है कि गूगल ऐप पर एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से 25 क्वेश्चन देंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद वो 25 क्वेश्चन में फिर आपको उसमें से क्वेश्चन रहेगा, फिर सबमिट करना है, उसके लिए बताएंगे। लेकिन तैयारी जारी रखिए, इसमें से इस चैप्टर का 25 क्वेश्चन वाला एक टेस्ट फिर होने वाला है। चलते हैं, इसमें से इस तीनों स्टूडेंट को जो है अगले, जब क्लास ओपन होगा उस समय जो है प्राइज दिया जाएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे है, अब सिलेबस पर आगे चलते हैं। सन, सब तो पढ़ाई हो गया है। कल का क्लास इसमें है। अब सिलेबस का फिर आगे हम लोग आज चलेंगे। ये सब पढ़ाई हो गया है। ये सब पढ़ाई हो गया है। इसमें कुछ पेज बचा हुआ है, उसी को आज आपको बताएंगे। ये सब तो कल के क्लास में पढ़ाए हैं। इसमें तो नहीं है। गामा वेब वाले में है ना। थोड़ी देर में स्टार्ट होगा आगे का क्लास। आज बताएंगे आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होती है। ये सब कल पढ़ाई हो गया है। देखिए भाई, इसके लिए सबसे पहले इस चीज़ों को एक बार गौर से देखिए। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज करने का, मैंने अभी भी कहा कि आदत हो जाती है, और अगर आदत कंफ्यूजन का हुआ
तो बहुत बड़ा समस्या होता है। कुछ आदमी भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जो स्टूडेंट को खामखा कन्फ्यूज करते हैं, और कुछ की तो आदत होती है। इसलिए कन्फ्यूजन का अगर आदत पड़ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए इस बातों को गौर कीजिए। अगर आप 3-4 किताब भी पढ़ेंगे ना, ईस्वी का जहाँ तक सवाल है, अलग अलग किताब में ईस्वी अलग अलग हो जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई एक स्टैंडर्ड चीज़ों को मानकर आगे चलना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हम एक टेबल दिए, इस टेबल को आपको याद करना है। चलिए आप सब भाई स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो छूट जाएगा। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में क्या है ना कि 7 टाइप का विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम है। इस 7 टाइप के विद्युत चुम्बकीय तरंग का सभी का तरंग दैर्ध्य है और सभी की आवृत्ति है। इसका खोज किसने किया और किसने कब खोज किया, ये सब दिया हुआ है। तो टोटल का टोटल इसमें दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखते हैं कि रेडियो वेव, तो रेडियो वेव का वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है। यह है 0.3 मीटर टू 600 मीटर, 0.3 मीटर टू 600 मीटर, और इसकी आवृत्ति है 3 × 10³ टू 3 × 10⁻11। इसका खोज मार्कोनी ने किया और ये 1898 में इसका खोज हुआ। नंबर 2 पे चलते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का असल में खोज जो है वो जेसी बोस ने किया, लेकिन क्योंकि माइक्रोवेव रेडियो वेव के ऊपर पाया जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि माइक्रोवेव का भी खोज मार्कोनी ने किया। लेकिन यहाँ पर जेसी बोस भी आपको कुछ जगह मिल जाएगा, कुछ बुक्स में मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मार्कोनी या जेसी बोस भी याद रखेंगे। और ये 1895 में हुआ था। अब आगे है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव का जो वेवलेंथ होता है 1 मिलीमीटर, ये है 1 मिलीमीटर। ये दिखाई पड़ रहा है ना सबको, ये दिखाई पड़ रहा है 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये होता है इंफ्रारेड वेव। इसकी आवृत्ति 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। और ये इसका खोज किसने किया? हर्ट्ज़ ने किया। कब खोज किया? 1800 में खोज किया। आगे है विजिबल वेव। विजिबल वेव का जो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर होता है। अब आप कहीं कहीं देखेंगे 390 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर, तो इस तरह से वो थोड़ा वेरिएबल होता है, बट इट इज नॉट द मैटर। देखिए नाउ इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिबल वेव 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसका खोज किसने किया था? न्यूटन ने। कब किया था? 1666 में। तो प्रकाश का खोज पहले ही हो चुका था, लेकिन उस समय ये पता नहीं था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है ये। इसी तरह 1800 ईस्वी में ही हर्शेल ने इंफ्रारेड का खोज किया था, लेकिन उस समय पता नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये सब तो काम किया बाद में मैक्सवेल ने ना, मेहनत करके मैक्सवेल ने फिर सबको सजाया और तब जाकर के ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जाना गया। आगे है अल्ट्रावायलेट वेव। अल्ट्रावायलेट वेव का जो वेवलेंथ होता है 380 नैनोमीटर से लेकर 0.6 नैनोमीटर तक होता है और इसकी आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻16 हर्ट्ज के बीच होती है। इसका खोज राइटर ने किए थे और 1801 में किए थे। अब आगे है एक्स रेज। एक्स रेज जो है ये 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर है। ये 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर है और इसके बारे में अगर कहा जाए आवृत्ति तो 8 × 10⁻16 से 5 × 10⁻16, यहाँ पर आपका 19 होगा। यहाँ पर एक 1 जो है इस जगह छूट गया है, यहाँ पर जो है आपका ये 19 होगा। 19 गुजरात से लिख देते हैं। देखिए ये 19 होगा, 19। यह है 5 × 10⁻19, पीछे भी पढ़ाया हुआ। अब आगे है इसके बारे में, इसका खोज जो है रॉन्टजन वैज्ञानिक ने किया था, कल बताए थे, और ये 1895 में हुआ। आगे है गामा वेव। गामा रेज भी कहते हैं इसको। इसका जो वेवलेंथ है 10⁻⁻10 नैनोमीटर से 10⁻14 नैनोमीटर के बीच होता है। ये 5 × 10⁻19 से 2 × 10⁻22 हर्ट्ज इसका होता है। इसका खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया, लेकिन कहीं कहीं आपको क्यूरी भी मिल जाता है, इसलिए मैंने बताया था क्यूरी के बारे में भी। और ये 1896 में होगा, किया गया 1896 में इसका खोज हुआ। तो ये जो टेबल है इसको आप अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिए। ये टेबल में
सातों प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम, सभी का तरंगदैर्घ्य, सभी की आवृत्ति, किसका खोज किसने किया, किसका खोज कब हुआ, ये सब दिया हुआ है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। सभी का नोट हो गया। चलिए आगे अब बढ़ते हैं और अगला नंबर है एनर्जी ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए भाई, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आई डायरेक्ट ये एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। भी आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई अगले साल 2022 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस इन विच इट ट्रेवल। इसका हिंदी होगा विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व, विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन पर मौजूद ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, जो जो एक निश्चित स्थान में गमन करता है, निश्चित स्थान में गमन करता है। देखिए भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा घनत्व क्या है, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस इन विच इट ट्रेवल्स। तो प्रति एकांक आयतन पर जो ऊर्जा पाई जाती है उसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी को एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है इसमें इसका मान कैसे निकलेगा। तो इसका मान दो तरह से निकलेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकलेगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंगे ए नंबर, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी है विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। देखिए भाई, तो विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना होगा, ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करें। देखिए, यही है फिगर, ये रहा इस तरह से।
इस तरह से यहाँ पर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, इस तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ऐसे है। ये उस पर परपेंडिकुलर है। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, इस पर परपेंडिकुलर होता है, इस पर। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसको अगर ई नॉट कहें तो इसको क्या कहेंगे, बी नॉट। इधर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है ना। अब ये ध्यान देना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इस तरह से चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोगों को इसका एनर्जी डेंसिटी निकालना है। देखिए एनर्जी डेंसिटी का क्या मान होगा। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए अगर हम लोग चलते हैं, एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का जो मान है ये हो जाएगा तब एनर्जी और बाय क्या होगा, ये वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। अब गौर कीजिए यहाँ पर ये एनर्जी बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अब इस स्थिति में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यू ई से डिनोट करते हैं। यहाँ से एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को भी से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी फालतू प्रकार का मैसेज लिखे तो सदा के लिए वो हाइट हो जाएंगे और वो कभी जो है चैनल पर कभी कुछ भी मतलब नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसलिए सावधानी रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए आगे है, क्योंकि मैंने हम किसी के प्रति उस तरह के स्टूडेंट जो कि मानसिकता जिसका गिरा हुआ है, उस तरह के स्टूडेंट के लिए मेरे पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिसकी मानसिकता स्वस्थ पढ़ाई पर है, केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा वैसे स्टूडेंट के लिए है और हम वैसे स्टूडेंट के लिए क्लास ले रहे हैं जिसकी मानसिकता बहुत लो मेंटेलिटी का है, गिरा हुआ है, जो कि खुद अपवित्र है। वैसे तरह के आदमी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उसे कोई हक नहीं बनता है तो मेरे चैनल पर आकर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। इसलिए इस बात का आप सभी ध्यान रखिए और फालतू मैसेज मत लिखिए, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। अब नुकसान आपको होगा, मुझे कुछ नुकसान इसमें नहीं है। आप नुकसान आपको होगा, मुझे जितना नाम करना था भागलपुर और पूरे दुनिया वो मुझे जानती है। अगर कोई मुझे बेवजह बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसकी लो मेंटेलिटी का परिचायक होगा कि वो कितने लो मेंटेलिटी का आदमी है। इसलिए मुझे इस सबसे अब हम जहाँ पर पहुँचे उसके बाद अब इससे से मुझे कोई लेना देना नहीं। व्यूज, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि व्यूज कम व्यूज ज़्यादा कम का भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो सब व्यूज कैसे होता है, पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, वो आप सबको शायद पता नहीं होगा। वो पता जब कीजिएगा तो आपका होश उड़ जाएगा और हकीकत पता चल जाएगा। इसलिए सब बात पर हम बोलना नहीं चाहते, हम हमेशा अपना पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये सब बहुत तरह का बगलिंग होता है, जैसे कि आपने फिल्म में देखा होगा, यहाँ से जैसे कि ऐसे 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 खाली करता है, वहाँ धड़ाम डाल के आदमी वो गिर जाता है, उसको छूता भी नहीं। ये सब चीज़ पर्दे के पीछे होता है और इसलिए उस सब पर अच्छे स्टूडेंट को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और मुझे इस सब चीज़ों से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। देखिए गौर कीजिए, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम, यू ई इक्वल टू यू बाई वी। यू जो है ये एनर्जी है और ये एनर्जी का मान आपको बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए हैं एनर्जी का मान ये होता है हाफ, और यहाँ पर हाफ और यहाँ पर होता है, यानी कि कह सकते हैं, पहले एनर्जी को पहले आपको यहाँ से समझा देते हैं कि एनर्जी है क्या। एनर्जी एक प्रकार का वर्क है ना, एनर्जी इज द वर्क, ये एक प्रकार का वर्क है और वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर हम लोग डी एक्स लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, डी एक्स।
और बाय यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया और इंटू dx। तो यहाँ पर dx और dx जो है कैंसिल हो जाएगा, dx कैंसिल हो जाएगा। फोर्स का मान बताए थे, याद होगा, फोर्स का मान बताए हैं, ये होता है क्लास में बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं E इंटू एप्सिलॉन नॉट इसका होल स्क्वायर और बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मान हो जाएगा E स्क्वायर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये मान कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। तो ये फोर्स का मान इतना हो गया। तो इस फार्मूला को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस थ्योरम का चैप्टर सारे स्टूडेंट के बैच में हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज़ जो है पढ़ाया हुआ है, अपनी कॉपी में उल्टाएंगे तो ये मिल जाएगा। और ये अब इसी का मान हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, ये हो जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और बाय 2 और इंटू क्या है ये A और इंटू यहाँ पर ds होता है, ds यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये इंटू ds भी होता है, ये फोर्स बाय एरिया का मान होता है। तो यहाँ पर इंटू ds होता है, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फोर्स पे इसका मान निकलता है। तो यहाँ पर इंटू जो है ये ds भी होता है, यानी बाय ds भी कह सकते हैं, बाय ds भी कह सकते हैं। तो जब बाय ds है तो ये उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ इंटू ds आ जाएगा और बाय यहाँ पे क्या है ए जो ये है ए ही तो एरिया है जो कि वहाँ ds है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ds और ये फोर्स का मान इतना हो गया। ये ds और ये ds क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना निकल गया है ना, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना निकल गया। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। अब आगे देखिए, अब हम लोग निकाल लेंगे कि एनर्जी डेंसिटी का मान मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे बी नंबर हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। देखिए भाई, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का क्या मान होगा अब निकालना है, क्योंकि केवल विद्युत क्षेत्र तो इसमें नहीं होता है, इसमें तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, इसलिए दोनों में निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र जो है उसमें निकाल लिए, अब चुंबकीय क्षेत्र में निकालेंगे। देखिए ऊर्जा तो हर जगह बराबर होती है, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे पहले यू बी, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में कितना होगा, तो देखिए भाई एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड में होगी वो साफ है, ऊर्जा तो कभी नष्ट होता नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड में होगी, इसलिए यहाँ पर मान हम लोग वही फार्मूला लेकर चलेंगे, यही फार्मूला, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में फिर ले आएंगे। ये फार्मूला आया है E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ये है। बट बताए हैं क्लास में C इक्वल टू होता है E बाय P, प्रूफ किया हुआ है। E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू कितना हो जाएगा जी,
सी इंटू बी, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इंटू बी, सी इंटू बी। तो यहाँ पर देन देन यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में ई का मान सी इंटू बी और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय 2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2, सी स्क्वायर बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। अब गौर कीजिए, अब यहाँ पर यू बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2 आ गया। अब पता होगा सभी को कि ये जो सी है, सी इक्वल टू पढ़ाए हैं क्लास में, सी इक्वल टू म्यू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक दिन लगा प्रूव करने में, इसको पूरा डिटेल से प्रूव किए हैं। जो रेगुलर कर रहे हैं उसको 0% प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो क्लास आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, मेरा छूट गया सर, हमारा तबीयत खराब हो गया, ये हो गया, वहाँ चले गए थे, उसके लिए कोई दिक्कत है। देखिए, इसलिए गौर कीजिए, सी इक्वल टू पढ़ाए हैं √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर का ये मान यहाँ रखेंगे। देयरफॉर यू बी इक्वल टू, ये सी स्क्वायर का मान रख रहे हैं 1 ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर का मान रख दिए, ये हो गया इंटू, ये हो गया बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2, बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। देखिए भाई, गौर कीजिए, यहाँ पर ये जो है कैंसिल हो गया। अब यू बी का मान एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, जरा ध्यान से देखना है, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, बी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आ गया, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। इट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से तो लेके चले थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसका मतलब होता है कि एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सेम होता है, लेकिन फार्मूला दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट मीन्स इट मीन्स इट मीन्स एनर्जी डेंसिटी इज सेम इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका अर्थ यह है कि, इसको हम एक बार बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, इसका हिंदी हुआ, इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा घनत्व का मान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान होता है। इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा घनत्व का मान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान होता है। तो यहाँ पर हम लोग तब लिख सकते हैं कि यहाँ से यू ई का जो मान होगा वो यू बी के इक्वल होगा। और ये जो है हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और ये बात अब हम लोगों को याद रखना है। तो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फार्मूला है, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फार्मूला है, और एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो है उसके लिए ये फार्मूला है। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना होता है, और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो जो है इतना होता है। दोनों चूंकि सिस्टम उसका एनर्जी है, इसलिए दोनों एनर्जी आपस में बराबर होती है, याद रहेगा। तो एनर्जी डेंसिटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों के लिए बिल्कुल बराबर होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसका जवाब दीजिए आप सभी स्टूडेंट। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए।
प्रियंका कुमारी, क्लास तो और है लेकिन जब तक पॉइंट पूरा नहीं हो जाए तब तक कैसे छोड़ा जाए बताइए। चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसका जवाब दीजिए। नोट हो गया है ना सबका? नोट नोट सब आदमी कर लिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। बताना है सबसे सबसे अधिक उपयोग होने वाला संचार प्रक्रिया में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? सबसे अधिक उपयोग होने वाला संचार प्रक्रिया में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? सबसे अधिक उपयोग होने वाला संचार प्रक्रिया में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? Which wave is mostly useful for communication? Which wave is mostly useful for communication? चलिए रोहित कुमार सबसे पहला जवाब दिए हैं। हसनैन जावेद ने भी जवाब दिए हैं, इसका नाम अभी आया था। गोलू कुमार ने भी जवाब दिए हैं। प्रियंश मिश्रा, ज्योतिष गुप्ता एक्सरे जो है नहीं होगा। रोहित ग्रेट ने भी जवाब दिए हैं रेडियो वेव। गोविंद रमानी माइक्रोवेव नहीं होगा। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का उपयोग होता है। रेडियो वेव से जो है हम लोगों का ये जो अभी आप हमें देख पा रहे हैं, इस क्लास कर पा रहे हैं, ये रेडियो वेव के द्वारा हो पा रहा है। और जितना मोबाइल, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फैक्स जो भी यूज करते हैं वो सब रेडियो वेव के द्वारा हो रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग होने वाला जो है रेडियो वेव है। चलिए बताइए राडार के संचार में कौन सी तरंगें यूज होती है? इसमें क्या होता है ना, रिवाइज हो जाता है, याद भी हो जाता है। राडार के संचार में कौन सी तरंगें यूज होती है? राडार संचार में कौन सी तरंगें यूज होती है? अंजलिना शर्मा। अंजलिना शर्मा माइक्रोवेव आपका सही जवाब है। सबसे पहले जवाब दिए हैं अंजलिना शर्मा, माइक्रोवेव सही जवाब है। माइक्रोवेव होगा, राडार में माइक्रोवेव का यूज होता है, सही जवाब है। माइक्रोवेव का राडार में यूज होता है। चलिए माइक्रोवेव, राज सिंह माइक्रोवेव, ध्यानशु कुमार मिश्रा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव राडार में सही है। चलिए बताइए माइक्रोवेव सही जवाब है। अब बताइए, बताना है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य बताइए, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का है? मनीष कुमार। मनीष कुमार सबसे पहला जवाब दिए हैं मनीष कुमार ने, गामा वेव सही है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है गामा वेव का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है गामा वेव का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है गामा वेव का होता है। लक्ष्मी कुमारी, भूषण कुमार, मनीष कुमार, शिवेश कुमार, साक्षी सिंह आप सबका सही जवाब आ रहा है। दिनकर कुमार, दीपक कुमार, रोहित और राहुल कुमार आप सबका चलिए सही जवाब आ रहा है। बताइए वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग वेल्डिंग करते हुए देखे हैं? वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? वेल्डिंग में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? वेल्डिंग करते समय किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? वेल्डिंग करते समय किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? वेल्डिंग में, वेल्डिंग जो होता है, घर का जो ग्रिल सब गेट सब बनता है, वेल्डिंग में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? वेल्डिंग में अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलता है, इसलिए आप देखे होंगे
कि वो जो वेल्डिंग करने वाला है फिर से उसका कांच ऐसे करके करता है ताकि उसके आँख पे असर ना पड़े, क्योंकि साधारण कांच जो है अगर आप कार के अंदर बैठे हैं और उसमें बाहर से प्रकाश जा रहा है, धूप का या अल्ट्रावायलेट जा रहा है, तो शीशा जो कांच है, कांच अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं जाएगा। धूप तो लगेगा लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट कांच को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वेल्डिंग करने वाला इस तरह से कांच को ऐसे देख करके तब वहाँ वेल्डिंग करता है। इसलिए याद रखना है, वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट लाइट निकलता है। चलिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन अब समय बहुत हो चुका है। डेली डेली समय ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप सबको थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए चलिए अगले दिन अब आगे बढ़ेंगे। आप सभी स्टूडेंट को जो क्लास में भाग लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले दिन, मिलते हैं अगले दिन। शाम 4 बजे जो क्लास है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और हो सकता है वो मंडे को स्टार्ट हो, और इसके लिए आप सभी अपना पहले से तैयारी रखें, टाइम का मैनेजमेंट रखें, और अब 4 बजे का जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।